दर्शकों नमस्कार। स्वस्थ शरीर के लिए जानकारियों की सौगात लेके आप सभी के सामने पुनः मुखातिब हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूँ आज कार्यक्रम में आपका दोस्त भी और होस्ट भी डॉक्टर स्वप्निल जैन। तो जो कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आप सभी जानते हैं कि ऐसा मंच है जहाँ पर हम आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। इसके पीछे हमारी मंशा यही, हमारी अभिव्यक्ति यही, हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें। अगर किसी कारण से आप अस्वस्थ हैं तो हमारे एक्सपर्ट एडवाइस से आप पुनः स्वस्थ हो जाएँ। इसी श्रृंखला में एक खास बातचीत हम करने वाले हैं दर्शकों। अक्सर हम देखते हैं हमारे आसपास कोई व्यक्ति से हम मिलते हैं और अगले दिन हमें पता चलता है कि उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया, और जब हम उनसे जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि वो एडमिट हैं या कोमा में हैं। इस तरह के केसेस हम बहुत आमूमन देखते हैं। आखिर ये कारण क्या होता है? इन सब का कारण होता है ब्रेन स्ट्रोक। आखिर ये ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, क्यों होता है? क्या ये सिर्फ बुज़ुर्गों में हो सकता है या कि एक किसी मरीज़ की लापरवाही के कारण उसे ब्रेन स्ट्रोक होता है? क्या ये पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है? इन सभी विषयों पर आज हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुल सिंह हैं, आप न्यूरो फिजिशियन हैं। मैडम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दर्शकों आप सभी जानते हैं, हमारा आज का ये अंक सजीव फ़ोन इन होता है। 2 फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार डिस्प्ले होंगे। दोनों फ़ोन लाइन शाम को 5:30 बजे तक खुली हुई है। डॉक्टर अंशुल सिंह से अगर आपको जानकारी लेना है, बातचीत करना है, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कोई आपके मन में प्रश्न है तो 5 बजे तक आप फ़ोन हमें कर सकते हैं। और एक बार मैं नंबर आपको रिपीट कर देता हूँ, 1800230040। ये टोल फ्री नंबर है। और लैंडलाइन यूज़र्स के लिए नंबर है 0755 जो भोपाल का STD कोड है 2660049। ये दोनों फ़ोन लाइन शाम को 5 बजे तक डॉक्टर अंशुल सिंह के लिए खुली हुई है। आप अंशुल सिंह को फ़ोन लगाएं और ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैडम, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हार्ट स्ट्रोक के बारे में हम लोग लगातार प्रोग्राम करते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे उस वर्ड से जानकारी भी रखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन जब ब्रेन स्ट्रोक की बात आती है तो थोड़ी सी लोगों को अवेयरनेस कम है। तो एक आम व्यक्ति किस प्रकार से समझ सकता है ये क्या बीमारी है? अब तो सर ऐसा है कि स्ट्रोक मेरे हिसाब से समझना काफ़ी सरल है। क्योंकि बॉडी का एक पार्ट कमज़ोर हो रहा है और एक साइड बॉडी का मजबूत है, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को समझने में बहुत कठिनाई नहीं आनी चाहिए। अगर वो चेहरा है, हाथ है, पैर है, किसी भी प्रकार का झुंझुनाहट जो एक बॉडी के साइड में नहीं है पर एक साइड में है, और या तो किसी भी प्रकार की कमज़ोरी, पेन ना पकड़ पाना, बटन ना बंद कर पाना। पर स्ट्रोक की खास बात क्या है सर? स्ट्रोक बाकी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से अलग इसलिए है क्योंकि ये एकदम से होता है। न्यूरोलॉजी में बहुत ही कम बीमारियां ऐसी हैं जो एकदम से आएंगी। वो मतलब आप बोलेंगे कि रात भर हम चल फिर रहे थे, घूम रहे थे, सुबह जब हम सो के उठे तो हमने देखा कि एक साइड हमारा काम नहीं कर रहा है। तो पहचानना स्ट्रोक को काफ़ी आसान है। उस पर मेरे हिसाब से ज़्यादा परेशानी नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर कोई नेग्लेक्ट कर रहा है, नहीं समझ रहे हैं या उसको बार बार ऐसे चीज़ हो रही है तो वो अलग मेरे हिसाब से बात है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं, चाहे वो हार्ट स्ट्रोक हो या कार्डियक अरेस्ट हो या ब्रेन स्ट्रोक हो, कहीं ना कहीं पता चलता है कि एकाएक लक्षण आए। एक दिन पहले हम ठीक थे, या हम ये भी मान सकते हैं कि हम 1 घंटे पहले ठीक थे और एकाएक हमें हमारे बॉडी में अलग प्रकार से फील आने लगे, सेंसेशन आने लगे, तो हो सकता है हम ब्रेन स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं। मैडम, क्या इसका प्रमुख कारण होता है? क्या ब्रेन में किसी प्रकार से कोई स्ट्रेस होता है या फिर कहीं अवरोध होता है ब्लड का, या फिर ब्लीडिंग होती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। तो सर ऐसा है कि जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिसको हम आम भाषा में लकवा भी कहते हैं, 2 तरह के कारण मेन होते हैं। 2 ग्रुप्स में हम इनके कारण को अगर बांटना चाहें, कुछ कारण ऐसे रहते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल, मतलब इसमें आप बहुत सुधार नहीं कर सकते, और कुछ कारण है मॉडिफाइबल जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो मैं पहले नॉन मॉडिफाइबल बताती हूँ, जो नहीं सुधार किए जा सकते। मतलब अगर किसी भी फैमिली में किसी को बार बार स्ट्रोक आ रहा हो, या उसकी जीन्स या जेनेटिक की कोई बीमारी हो जिससे स्ट्रोक आ सकता है, या उसकी कौम समाज ऐसी है जिसमें स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा है, तो ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। जिस प्रकार से इमेज में दिख रहा है, क्या इसमें कुछ अवरोध बता रहे हैं? बिल्कुल सर, ये इमेज जो हम दिखा रहे हैं चैनल में, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो खून की नलियाँ ब्रेन में ब्लड लेके जा रही हैं, वो एक पार्ट में ब्लॉक हो रही हैं, जिसकी वजह से वो पार्ट का ब्लड सप्लाई कम हो जा रहा है। अब वो पार्ट जो भी ब्लड सप्लाई जिस जगह का रुका है, हो सकता है वो विजन एरिया हो, मतलब देखने का एरिया, हो सकता है बात करने का एरिया, हो सकता है हाथ पैर की पावर का एरिया हो, उसके हिसाब से लक्षण दिखाई पड़ेंगे। अधिकतर हमारा ब्रेन 2 भाग में डिवाइडेड है,
तो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि दोनों तरफ आ जाए लकवा, मतलब राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। इसलिए अक्सर जो लकवा रहेगा सर वो एक ही साइड आएगा। इसलिए जो इमेज में हम शरीर भी देख रहे हैं, हाफ बॉडी में उसमें उसके फीचर्स दिखाई देंगे, या तो ताकत कम होगी उसकी, या सेंसेशंस उसके खराब होंगे, और यही सब इसी से हम समझ पाएंगे कि मरीज को लकवा आया है। हाँ, दूसरे फैक्टर्स जो मैंने बात करी सर, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइबल, जो हम लोग मेहनत करके सुधार सकते हैं ताकि स्ट्रोक आने का खतरा कम हो जाए। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कुछ हैं जो हैं, अच्छा कंट्रोल बीपी का, जो हम लोग हमारी भाषा में कहते हैं 130/80 के नीचे होना चाहिए, या एक उम्र के बाद 140 के नीचे। दूसरा, अच्छी कंट्रोल शुगर का, अगर आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल नहीं है, बहुत हाई है, तो आप अपने आप ही चांसेस या रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं। कुछ और फैक्टर्स होते हैं सर जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, जो है स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है स्ट्रोक आने का। तो इसलिए स्मोकिंग, सिजेशन, प्लस जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बैठे रहना, बार बार उठना नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, व्यायाम नहीं करना, बहुत डीप फ्राइड आइटम, तेल का खाना जिससे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ जाएं, तो ये सारे जो कॉजेज़ होते हैं सर, ये मॉडिफाइबल कॉजेज़ हैं जिससे हम लोग मेहनत करके इनको सुधार सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे कारण की एक लंबी फहरिस्त डॉक्टर अंशुल सिंह ने हमें बताई है, और उसमें बहुत सारे ऐसे कारण जो हमारी गलती से हो रहे हैं, चाहे वो धूम्रपान का ज़्यादा सेवन हो या फिर हम टोबैको च्यूइंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये एक लंबे अरसे बाद कहीं ना कहीं हमें ब्रेन स्ट्रोक के लिए या पैरालिटिक अटैक के लिए हमारा कारण बनती है। जैसा डॉक्टर अंशुल सिंह ने बताया कि 2 प्रमुख कारण होते हैं, या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग ब्रेन में होना या फिर क्लॉट बनना, ये दोनों ही कारण से ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। एक कॉलर मैम, अंशु मैम एक हमारे साथ जुड़े हैं, बाराबंकी यूपी से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछ लें। नंद स्वरूप मिश्रा जी। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि बार बार सिर दर्द होना, उसके साथ छींकें आना, बिना किसी कारण दीपक चलाना, उल्टी आना, बोलने सुनने में दिक्कत होना, दौड़ना पड़ना, तो ये सब चीजें क्या ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं? जी तो सर, जैसे मैं बहुत अच्छा तो नहीं सुन पाई, पर जैसे सर ने कहा बार बार उल्टी आना, बार बार सुन्नपन होना, देखिए जो लकवा है, जैसे मैंने कहा कोई भी चीज़ एकदम से हो रही है, हमारा ब्रेन बहुत वार्निंग नहीं देता है। ज़्यादा से ज़्यादा सर 1 या 2 दिन का वार्निंग देगा, उसके बाद एक अच्छा खासा वीकनेस मिल जाएगा। तो हमारा ब्रेन ये नहीं करेगा कि बार बार आपको चिताएगा नहीं कि आपको ये होने वाला नहीं। अगर उसको आना है तो निश्चित तौर पे सडनली आएगा। तो ये सिम्टम्स बार बार नहीं होंगे। अगर किसी व्यक्ति को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो रहा है तो फिर भी आप सोच सकते हैं, पर अगर आप सोचें 1 महीने से चला आ रहा है, 6 महीने से चला आ रहा है, तो निश्चित तौर पे लकवा के ये वाले लक्षण नहीं हैं। बिल्कुल मैम, अगर लक्षणों की बात करें तो हमारा जो आम व्यक्ति इस समय हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं कि एक आसानी से घर में, चूँकि हम अपना शायद नहीं देख पाए लेकिन सामने वाले के लक्षण हमें दिखते हैं, उसके चेहरे पे अगर कुछ बदलाव होता है या आँखों में बदलाव होता है या उसको खाने पीने में कोई तकलीफ होती है, तो क्या इससे अगर आप कोई इमेज के द्वारा हमें अगर समझा पाएँ कि क्या बदलाव लक्षणों में आते हैं? बिल्कुल। तो सर एक हम इमेज यहाँ पे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, जो है एक चेहरा इसमें आपको दिख रहा है। बेसिकली अब आपको जब पहचानना है कि लकवा आया है कि नहीं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कौन से बॉडी पार्ट में आपको कमज़ोरी लग रही है। अगर चेहरे की कमज़ोरी है तो इस फोटो में बहुत ग्रॉसली हमको कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है, बट अगर हम देखें तो देखिए शुरू से अगर स्टार्ट करेंगे तो जो मस्तिष्क में रेखाएं हैं वो लेफ़्ट साइड तरफ ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, राइट साइड तरफ पूरा फ्लैट हो चुका है। अगर हम आँखों की भौएँ भी देखेंगे तो सर राइट साइड तरफ गिरी हुई हैं। ऐसे ही अगर हम चेहरे का लिप्स का एंगल देखेंगे तो वो भी थोड़ा झुका हुआ है, और निश्चित तौर पे मरीज़ भी बोलेगा कि जब मैं खाना खा रहा हूँ या चबा रहा हूँ तो एक साइड से मुझे ताकत कम लग रही है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि लकवा हमारे फेस में आ रहा है कि नहीं। दूसरी चीज़ है सर, अगर हाथ या पैरों का लकवा होगा तो हम देख सकते हैं कि एक सही पार्ट, मतलब जो हमारा स्ट्रॉन्गर पार्ट है दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में कमज़ोर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो हम इमेज दिखा रहे हैं उसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर बहुत कभी कभी क्या होता है कि हमको थोड़ा सा डाउट लगता है, और लोग आके मेरे से भी बोलते हैं कि हमको लग रहा है थोड़ा सा कमज़ोर है, इतना कमज़ोर नहीं है कि हम पेन ना पकड़ पाएँ, गाड़ी नहीं चला पाए, तब कैसे पहचानना है? तब ऐसे पहचानना है, दोनों ही हाथ आप अपने सामने रखेंगे जिसमें हथेली आपकी आसमान को देखती रहेंगी। ये आप दोनों हाथ स्ट्रेट करके रखेंगे, अपने एल्बो से स्ट्रेट और शोल्डर से स्ट्रेट। आप आंखें बंद करेंगे और 30 सेकंड के लिए आप इंतज़ार करेंगे।
30 सेकंड बाद आप देखेंगे कोई एक हाथ आपका ज़मीन की तरफ या तो गिर रहा है या आपकी कलाइयाँ मुड़ रही हैं, इसका मतलब वो हाथ आपका कमज़ोर है। इसको हमारी भाषा में प्रोनेटर ड्रिफ्ट कहा जाता है, जो सबसे बारीक वीकनेस देखने का एक साइन होता है। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमको स्ट्रोक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बाकी जैसे मैंने बताया, हमेशा स्ट्रोक एक ही बॉडी साइड में आएगा, तो हम दूसरे बॉडी साइड से कंपेयर कर सकते हैं कि हाथ उठाने में एक कमज़ोर हो रहा है या उसमें सेंसेशन टच करने में फील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या चेहरे में असामान्यता है कि नहीं। बिल्कुल, और बहुत आसानी से जिस प्रकार से इमेज के थ्रू आपने देखा चित्र में, कितना आसानी से आप इसको घर पर भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी मन में शंका है तो एक बार आप ज़रूर न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करें कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है, क्योंकि बुज़ुर्गों में अक्सर होता है कि कुछ लक्षण हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं। हम समझते हैं कि ये तो उम्र का तकाज़ा है, लेकिन वो पूर्णतः ठीक होने वाली चीज़ भी होती है। एक बार ज़रूर आप न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। मैम, अगर हम यहाँ तो लक्षणों की बात हो गई, अगर हम जांच की बात करें, इन्वेस्टिगेशन की, तो वैसे तो सबसे पहले संकेत अगर मिलता तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर विल डिसाइड कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फिर भी एक आम व्यक्ति को कितनी जानकारी होनी चाहिए कि उसको कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना है, या डॉक्टर से संपर्क नहीं हो रहा तो एटलीस्ट वो जांच कराकर पता कर ले। आजकल तो अब बहुत सारे ऐसे माध्यम है, डिजिटल है, जिससे आप डॉक्टर से कंसल्ट थ्रू इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। तो कौन कौन सी जांच आप लोग डॉक्टर पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं? अगर लकवा है तो पहली इन्वेस्टिगेशन जो कराई जाती है वो होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इसलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि सर इसको करने में हार्डली 20 से 30 सेकंड लगते हैं, क्योंकि स्ट्रोक के इतने सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं जो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब उसी टाइम और क्षण में दिया जा सकता है। तो इसलिए पहली जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो होगा, डॉक्टर द्वारा भी वो उसको प्रिफर करेगा सीटी स्कैन। आप अगर छोटे कस्बे में भी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है जहाँ सीटी स्कैन अवेलेबल है, तो वो पहली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाँ, आप अच्छे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में तो निश्चित तौर में MRI भी कर सकते हैं। जी मैडम, CT MRI के बाद अगर किसी को लगता है कि शुरुआत हो गई है या एक तरफ का पैरालिसिस का कारण समझ में आ गया कि ब्लीडिंग हुई है या क्लॉटिंग हुई है, जो भी वो तो डॉक्टर ही अपने अनुभव से बता सकता है, तो कुछ इन समय का भी महत्व है, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग घर पे रहते हैं, पेशेंट्स बोलता है कि ठीक है अब आप जब घर आओ तब आप डॉक्टर के पास लेके चलना। इम्पॉर्टेंस समय की कितनी है, और ऐसे में क्या कुछ ट्रीटमेंट भी वो मिस कर सकते हैं? बिल्कुल, तो सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सर पूछा हुआ है। इसलिए पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लकवे 2 प्रकार के होते हैं। एक लकवा होता है जिसमें खून की नलियों में खून का थक्का जम जाता है, जिसके कारण ब्रेन का सप्लाई रुक जाता है। दूसरा होता है कि बीपी बढ़ने की वजह से जो खून की नलियाँ होती हैं वो बस्ट हो जाती हैं, तो खून का रिसाव हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में ब्रेन का पार्ट खराब हो रहा है। अब दोनों का ट्रीटमेंट बहुत अलग है। अब हमको पता कैसे चलेगा, वो आपका डॉक्टर बता पाएंगे कि सीटी स्कैन देख के कि ये आपको ब्रेन हेमरेज हुआ है, जो नस फटने वाला लकवा है, कि ब्रेन क्लॉटिंग हुआ है। ब्रेन क्लॉटिंग में एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस मतलब जैसे हार्ट के पेशेंट को जिसको अटैक आता है तो उनको एक घोलने वाला इंजेक्शन दे दिया जाता है, ऐसे ब्रेन का क्लॉटिंग घोलने वाला जो नली से ही दिया जाता है, वो एक इंजेक्शन आज उपलब्ध है। आई थिंक टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटीज़ में भी अवेलेबल है और बहुत सारे टर्शरी केयर सेंटर्स में भी अवेलेबल है। वो इंजेक्शन अगर मिला जाए किसी मरीज़ को तो उसकी जो रिकवरी के चांसेस रहेंगे वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे 3 महीने के अंत में। और बहुत सारे पेशेंट्स तो जिनको मैंने इंजेक्शंस दिया है, खुद देखा है कि ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर अंदर चल के जाते हैं पेशेंट। तो ये इंजेक्शन की खास बात है कि ये इंजेक्शन सिर्फ 4.5 घंटे के अंदर दिया जा सकता है। ऑल्दो गाइडलाइंस अब और आ रही हैं जो कह रही है 6 घंटे भी दे सकते हैं, 24 घंटे तक भी लोग देते हैं, बट अभी जो भारत में या वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है वो है 4.5 घंटे। तो किसी भी व्यक्ति जिसको क्लॉटिंग वाला लकवा आया हो उसको समय नष्ट ना करके तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए ताकि वो उसको इंजेक्शन का लाभ हो सके। ये इंजेक्शन थोड़ा कॉस्टली है, बट एक बार प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक बार लकवा आ जाए और वो अगर फैमिली का मेन मेंबर है तो वो ऑलमोस्ट बेड रिडन रहेगा कईयों सालों तक। तो हमको एक प्रयास इस इंजेक्शन का ज़रूर करना चाहिए। अगर ये इंजेक्शन नहीं भी मिल रहा है, कोई नहीं ले पा रहा है, तो और भी ट्रीटमेंट आते हैं। जैसे हम लोग एस्प्रिन देते हैं, आप लोग ने सुना होगा। उसके बाद एक स्टैटिन थेरेपी होती है। ये बेसिकली लकवा गलाने के लिए नहीं दिया जाता है, ये इसलिए दिया जा रहा है कि आपको दूसरी बार लकवा ना आए। शुरू में अगर किसी व्यक्ति को लकवा आया है तो इधर उधर झाड़ फूँक ना करा के वो अस्पताल में अगर
भरती हों शुरू के 3-4 दिन तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे लकवा बढ़ेगा भी नहीं, कॉम्प्लिकेशन के भी रिस्क कम रहेंगे। और इसके बाद अगर आपकी श्रद्धा जिस भी चीज़ के लिए है आप कर सकते हैं, बस ट्रीटमेंट जो एडवाइस है वो कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल 4.5 घंटे 4.5 आवर्स गोल्डन टाइम, जैसा डॉक्टर अंशुल सिंह ने बताया है कि अगर लकवे का कारण कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर क्लॉटिंग है या खून का थक्का जमने के कारण आया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 72 घंटे में आप पूर्णतः ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डॉक्टर के पास समय रहते पहुंचना है। हो सकता है आपको जानकारी नहीं हो कि ये क्लॉटिंग वाला लकवा है या फिर ब्लीडिंग वाला, आप तो दोनों स्थिति में डॉक्टर के पास पहुँचें और वो ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे, लेकिन समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैम जैसे आपने बताया कि अक्सर लोग दवाइयाँ प्रॉपर लेते नहीं हैं या एक बार वो थोड़े से ठीक होते हैं। अगर हम क्लॉटिंग वाले लकवे की बात करें जिसमें खून का थक्का जमा है जो एज के कारण हुआ है, तो इससे में कितना इम्पोर्टेंट होता है अगर आप दवाइयों को प्रॉपर नहीं लें, क्योंकि एक बार जब व्यक्ति अपने काम चालू कर देता है उसको कमज़ोरी कम हो जाती है तो फिर उसे लगता है कि मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं, मैं दवाई क्यों लूँ। लोगों की अलग अलग भावना रहती है उससे जुड़ी, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, इससे क्या वापस लकवा हो सकता है और वापस होगा तो क्या वो पूर्णतः ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल सर, ऐसा है कि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हमें लगता है हमारा बीपी ठीक हो गया तो बीपी की दवाई बंद कर दें, शुगर ठीक हो गया तो शुगर की दवाई बंद कर दें, लकवा ठीक हो गया, कमज़ोरी अच्छी हो गई तो बंद कर दें। सर क्योंकि आप दवाई खा रहे हैं इसलिए ये सब चीज़ें ठीक हैं, जैसे ही आप बंद करेंगे बहुत चांसेस हैं कि आपको वापस हो जाए। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लकवे का मेडिसिन ही जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि दूसरी बार लकवा ना हो। एक बार जो ब्रेन में डैमेज हुआ है, जो सेकेंड टाइम अगर डैमेज होगा तो वो और बड़ा होगा और निश्चित तौर पे जो डेफिसिट्स आएंगे, मतलब जो कमज़ोरी आएगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। तो इससे बचने के लिए हम जो लकवा गलाने की दवाई रहती है आमतौर पे एस्प्रिन, उसको ना बंद किया जाए। हम तो हमारे मरीज़ों को लाइफ लॉन्ग ऑलमोस्ट एस्प्रिन देते हैं अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस ये क्योंकि खून पतला करने की दवाई है तो किसी बार किसी व्यक्ति को बाथरूम से ब्लड निकलना, मसूड़ों से ब्लड निकलना, किन्हीं व्यक्ति को चमड़ी में लाल चकत्ते दाने भी आते हैं। लाल चकत्ते दाने के लिए तो हम बंद नहीं करवाते हैं, पर बाथरूम में ब्लड निकल रहा है, मसूड़ों में ब्लड निकल रहा है या आपको किसी ऑपरेशन कराना है, कोई फ्रैक्चर का, कोई कैटरैक्ट का, तो 2 से 3 दिन के लिए बंद करी जा सकती है। पर मेरे ख्याल में तो ये मतलब ऐसा लिटरेचर भी कहता है कि लाइफ लॉन्ग एस्प्रिन हमको कंटिन्यू करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी दवा है और डॉक्टर इसको यूजुअली सजेस्ट करते हैं। इसको आप जीवन पर्यंत लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको कम उम्र में ब्रेन स्ट्रोक हो गया हो, लेकिन आपको ये जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। जैसा डॉक्टर अंशुल सिंह ने बताया कि ये वापस लकवा रोकने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दवा साबित हो रही है। मैम अक्सर ऐसा होता है कि एक बार कोई लकवाग्रस्त होता है, हमने देखा कि आपने अभी बताया भी कि शुरुआती जो ट्रीटमेंट मिलता है तो उसकी जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है पैरालिसिस के बाद वो काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर ट्रीटमेंट शुरुआत में दिया जाए, चाहे वो हम फिजियोथेरेपी की बात करें, चाहे वो मालिश की बात करें या फिर नॉर्मल घर में व्यायाम की बात करें। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? जी सर, तो एक्चुअली सर इसको हम लोग हमारी भाषा में कहते हैं रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब कि अब जो कमज़ोरी आ गई है उसको ठीक कैसे किया जाए। तो एक लकवा आने के बाद मैक्सिमम जो इम्प्रूवमेंट होता है वो 4 से 5 महीने का होता है। इसके बाद इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसमें भी अगर देखा जाए तो पहले महीने में ही सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो जो हमें मेहनत करनी है, जो हमें फिजियोथेरेपी की टीम लगानी है, वो 1 या 2 महीने में ही करा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मेरे पास आते हैं, मैं बोलती हूँ फिजियोथेरेपी कराना है तो पूछते हैं कि कौन सा तेल हम लगाने लगे। तो देखिए मालिश बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक्सरसाइज करानी है। जितना जॉइंट आप मोबिलिटी कराएंगे उतना जल्दी नस उगेगा और उतना जल्दी ब्रेन में सिग्नल पहुँचेगा कि हमको उस एरिया को उसकी ताकत पहुँचानी है उसमें, ताकि जैसे एक जड़ खराब हो गई है तो आप उसको अक्सर पानी दे रहे हैं तो वो जड़ सूखने के बाद जो नई जड़ें उगेंगी वो तभी उगेंगी जब उसको पोषण मिल पाए। तो हाथ का पोषण यही है कि जितना हम इसको मूव करेंगे, हिलाएंगे, चलाएंगे, जितना व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, उतना ब्रेन में सिग्नल पहुंचाएगा ताकि इसकी ताकत वापस आ सके। तो जो भी फिजियोथेरेपी है वो शुरू के समय हो तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, शुरुआती दौर में अगर बीमारी को हम सभी तरफ से उसका इलाज शुरू कर दें, चाहे वो न्यूरोफिजिशियन की मेडिसिन हो या फिर फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज हो, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हम देखते हैं, चाहे वो उम्र दराज व्यक्ति को ना हो, उसकी पहले से बेहतर होती है। मैम अक्सर ऐसा होता है कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं
बहुत आम जैसा लक्षण है चक्कर। अक्सर हम लोगों को चक्कर के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम उन छुपे हुए कारणों में ब्रेन स्ट्रोक जैसी चीज़ या ब्रेन ट्यूमर जैसी चीज़ भी मिस कर देते हैं। तो किस प्रकार के चक्कर, क्या ये भी एक अलार्मिंग साइन है, या इसका किस प्रकार से चक्कर आते हैं पेशेंट को अगर हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करें? बिल्कुल सर, चक्कर एक्चुअली बहुत इमेज के द्वारा मैंने बता पाया। बिल्कुल, चक्कर एक बहुत कॉमन सिम्टम है। ये हम देखेंगे भी तो हमारी जो ओपीडीज़ में भी है उसमें बहुत कॉमनली लोग आके बोलेंगे हमको चक्कर आ रहे हैं। पर किस चक्कर को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, वो चक्कर जो एकदम से आया हो, एकदम से, जैसे फिर से मैं बता रही हूँ, जो आप बोले रात में सो रहे थे सुबह उठे हो गया, या दोपहर में बैठे बैठे कुर्सी से गिरे फिर चक्कर आने लगा, ये ज़्यादातर बताता है कि पेशेंट को मोस्टली लकवा वाला चक्कर आया है। दूसरा, कुछ चक्कर ऐसे होंगे सर जिसमें हमको अंदरूनी फीलिंग हो रही है कि हमारे आसपास चीज़ें घूम रही हैं, पर अगर वो ब्रेन वाला चक्कर है तो जब हम चलेंगे तो हमारे कदम लड़खड़ाएंगे, जैसे हमने फोटो में भी देखा कि हम जब चलेंगे तो हम इधर उधर होंगे, गिरेंगे। तो ये लोगों को मिस नहीं करना चाहिए कि ये नॉर्मल वाला चक्कर नहीं है, ये निश्चित तौर पर ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित चक्कर हो सकता है। और भी चक्कर के बहुत कारण होते हैं कि कान में कोई परेशानी हो तो चक्कर आ सकता है, ब्रेन में लकवा हो तो चक्कर आ सकता है, पैरों की नसें कमज़ोर हों जो डायबिटीज़ में होती हैं उनके द्वारा चक्कर आ सकता है। सर्वाइकल में बहुत कॉमनली बिल्कुल सर, सर्वाइकल में भी किसी को गर्दन में स्पॉन्डाइलोसिस हो तो वो गर्दन घुमाने में हल्का चक्कर जैसा महसूस कर सकते हैं। बट ये सारे चक्कर इसलिए अलग हैं ब्रेन के चक्कर से क्योंकि ब्रेन का चक्कर कंटिन्यूसली चलेगा। जैसे कान का चक्कर है तो वो उठने बैठने में ज़्यादा होगा, अगर नसों का चक्कर है तो चलने में होगा, या अगर गर्दन का है तो गर्दन मूवमेंट होगा तब होगा। पर ब्रेन का चक्कर सोते समय, लेटते समय, चलते समय, ये हर वक्त आपके बॉडी में आपको महसूस होगा और सामने वाला भी देख के बोलेगा आप तो लड़खड़ा के चल रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे ये 2 दिन से ऐसे चल रहे हैं जैसे शराब पी के आए हो, तो उससे हम बहुत समझ जाते हैं कि नहीं, ये खुद से नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं, इनको कोई ब्रेन का लकवा आया है या ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हुआ है, बैलेंस कंट्रोल करने वाला। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है चक्कर। और चक्कर अक्सर हम लोग बहुत सारी बीमारियों में देखते हैं, लेकिन अगर लगातार एक जैसे चक्कर आपको आ रहे हैं तो इसमें बिल्कुल समय व्यर्थ ना गवाते हुए आप कम से कम सीटी स्कैन अवश्य कराएं या फिर एक न्यूरो फिजिशियन से आप अवश्य कंसल्ट करें। मैम, ये तो बात हो गई निदान की। अगर हम बचाव की बात करें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट्स और हाइपरटेंसिव यानी कि जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उन लोगों में न्यूरो से संबंधित तकलीफ़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो इंडिया डायबिटिक का हब बनते जा रहा है, ब्लड प्रेशर तो हर दूसरे व्यक्ति को है, जूझ रहा है, कम उम्र में आने लगा। तो क्या आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, अब सब पहले तो ऐसा कि अगर सब चीज़ के रिस्क फैक्टर सेम होते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब जो कारण है, जो आपका हार्ट अटैक करा रहा है, ब्रेन अटैक करा रहा है, इनफैक्ट जो शुगर करा रहा है, वो सब सेम है। किसी व्यक्ति को शुगर है तो उसके चांसेस ब्रेन में लकवा आने के और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपको मालूम चल गया है कि आपको शुगर है तो दूसरी बीमारी को आमंत्रित ना देख के उसका सही टाइम पे दवाई जो भी आपके डॉक्टर साहब ने दिया है या सामुदायिक केंद्र से आपके मिला है। दूसरा, शुगर अपना एटलीस्ट डेली नहीं भी नापना, अब तो आपको हफ्ते में एक बार तो अपना शुगर चेक करना ही चाहिए कि खाली पेट शुगर कितना है, खाने के 2 घंटे बाद कितना है, इससे आपको भी पता चलेगा। सेकंड है कि आप ये जो हम पैकेट वाले खाने खाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ती है, या कोई कोल्ड ड्रिंक या जूसेस ले रहा है इसमें भी है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये सब तो हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं, फिर भी अगर आपको कुछ इसके अलावा कुछ मीठा खाना ही है तो आप गुड़ का सेवन थोड़ा सा कर लीजिए, छोटा सा पीस पपीता का खा लीजिए। इन सब से आप अपनी शुगर को भी कंट्रोल कर पाएंगे और जो रिस्क है ब्रेन लकवा आने का या हार्ट अटैक आने का, ये सब भी कम होंगे। पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हफ्ते में भी आप नहीं करा सकते, एटलीस्ट 1 महीने में एक बार अपना बीपी और शुगर, अगर आप मरीज़ हैं या आपकी उम्र 65 से ज़्यादा है तो आपको कराना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत सारी बीमारियों की जननी मानी जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां इसके कारण होता है, और तो ऐसे में आप इसको बहुत आसानी से ना लें और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें। ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से कंट्रोल रखें, शुगर की दवाइयाँ नियमित रूप से लें, तो ब्रेन स्ट्रोक एज के दौरान या किसी कारण से तो शायद नहीं आपको हो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आप डॉक्टर की सलाह अवश्य मानें। मैडम, जाते जाते कुछ, अगर आप न्यूरो फिजिशियन हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस भी कर रही हैं, तो क्या टिप्स आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें देना चाहेंगे ताकि वो स्वस्थ रहें और इस ऐसी बीमारियों से, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों से बचे रहें? बिल्कुल,
तो सर एक चीज़ जो मैं बिल्कुल मिस हो गया मेरे से, जो हमने बिल्कुल टच नहीं किया, वो तीसरा फैक्टर था मोटापा जी। तो अगर मोटापा, आमतौर पे ही कहा जाता है, मैं अपनी दादी के टाइम से सुन रही हूँ कि मोटापा बीमारियों का घर है, तो हमें बचना है कि हमारा वेट इंक्रीज़ नहीं हो। अगर वेट बढ़ रहा है आपका, अगर अक्सर क्या होता है बुजुर्गों में सर घुटनों का दर्द चालू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका उठना बैठना और कम हो जाता है, जिससे वेट बढ़ता जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको ऐसा मेक श्योर करना है कि घुटने में पट्टी बांध लिया करें, कुछ थोड़ा चलते फिरते रहें, अपना वेट कंट्रोल रहेगा, थोड़ा व्यायाम अब हम करेंगे, थोड़ा स्वस्थ रहेंगे, ध्यान देंगे कि हमारी शुगर बीपी कंट्रोल है, हमारी जो ये बैड हैबिट्स मैंने काउंट कराई हैं, स्मोकिंग, ये सब हम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम लकवे का खतरा कम कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर अंशुल सिंह, आप यहाँ अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। दर्शकों, किसी ने सही कहा है कि जितना हम मस्तिष्क के बारे में जानते हैं और उससे ज़्यादा हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो अब हम सेकंड सेगमेंट में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे, हम बातचीत करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ ना। चंदा मामा नील गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ। पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। और जैसा कि हमने बोला था, सेकंड सेगमेंट में हम थोड़े से मस्तिष्क के बारे में और आपको बातचीत करेंगे। तो हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। आखिर ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, क्यों होता है? आज भी हम लोगों को ब्रेन ट्यूमर को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ नहीं हैं और एक अजीब प्रकार का डर है। शायद कैंसर से भी ज़्यादा डर हमें ब्रेन ट्यूमर से लगता है कि एक बार ब्रेन ट्यूमर हुआ तो अब शायद बचना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे जानकारियों में कमी है। तो इस बारे में, इसी कारण हमने आज ये विषय का चयन किया है, ब्रेन ट्यूमर के बारे में। डॉक्टर आदेश श्रीवास्तव सर आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। एम्स में आप कार्यरत हैं, आप न्यूरो सर्जन हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। 5:30 बजे तक फ़ोन लाइन्स चालू रहेंगी। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपको ब्रेन ट्यूमर से संबंधित कोई भी मन में प्रश्न है तो डॉक्टर आदेश श्रीवास्तव सर से हम आपकी डायरेक्ट बातचीत कराएंगे। तो 5:30 बजे तक आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर आदेश सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि एक आम व्यक्ति जो हमारा कार्यक्रम देख रहा है वो ब्रेन ट्यूमर को किस प्रकार से समझ सकता है, मस्तिष्क में कहाँ ये प्रॉब्लम होती है? देखिए, जिस प्रकार से ट्यूमर होते हैं, कोई भी ट्यूमर यानी शरीर का कोई भी सेल जो कि एबनॉर्मल तरीके से बहुत स्पीड में डिवाइड करने लगे और नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को डैमेज करता जाए, तो उसी प्रकार यदि ये प्रक्रिया मस्तिष्क में होने लगे तो उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो कि नॉन कैंसर होते हैं, जिनको हम साधारण भाषा में मस्सा बोलते हैं या गठान हो गई, और जो दूसरे होते हैं उनको हम कहते हैं कैंसर ट्यूमर या मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। तो किसी भी प्रकार की गठान जो कि दिमाग में हो जाए वो ब्रेन ट्यूमर की श्रेणी में आती है। बिल्कुल। दो प्रकार के ब्रेन ट्यूमर की यहाँ पे बातचीत की है। हम शायद सिर्फ मानते हैं कि एक बार ब्रेन ट्यूमर हुआ तो शायद वो कैंसर का ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ब्रेन ट्यूमर है जो आपको परेशान थोड़ा बहुत करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है, जिसमें कीटाणु कैंसर के बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ट्यूमर का डिवीज़न है। और बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो हम देखते हैं कि जो पूर्णतः ठीक है ब्रेन ट्यूमर के बाद भी।
जी, एक कॉलर सर हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल चतुर्वेदी जी हैं बिलासपुर से। आपका स्वागत है राहुल, अपने कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप राहुल। जी राहुल, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर आदेश श्रीवास्तव सर से। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार पहले तो। जी 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 सर, पिछले कुछ दिनों से सर मेरे सिर में बहुत तेज दर्द रहता है, और ये किस वजह से ये तो नहीं पता सर। स्क्रीन टाइम मोबाइल का ज्यादा हो रहा है। जी, बड़ा आम सा एक लगातार सर दर्द। जी देखिए, सिर दर्द कई कारणों से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर दर्द है तो ब्रेन ट्यूमर ही है। एक बहुत ही कॉमन आज के युग में जो कारण है वो है तनाव। ये तनाव शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। आज की आधुनिकता भरे जीवन में और कृत्रिम जीवन में खास करके सोशल मीडिया, मोबाइल यूज़, कंप्यूटर यूज़, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो ये मानसिक तनाव का सिर दर्द डेफिनेटली हो सकता है। यदि हमारे जो दर्शक हैं जिनने सवाल पूछा, अगर वो किसी भी चिकित्सक के पास चले जाएं, वो एक उनकी प्रारंभिक शारीरिक जांच करके बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का सिर दर्द है और उसका निदान कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर ब्रेन ट्यूमर के कारणों की बात करें तो जैसे आपके पास तो लगातार केसेस आते हैं जी। तो क्या महत्वपूर्ण कारण है? क्या ये पैतृक ज़्यादा देखने में आता है या फिर हमारे द्वारा कोई गलती होती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अक्सर लोगों को लगता है कि ब्रेन ट्यूमर कुछ चोट लगने से, या ये गिर गए थे कभी, या सिर में कुछ चोट लग गई थी, कुछ गिर गया था सिर के ऊपर, लोगों को ऐसा लगता है इस कारण से ब्रेन ट्यूमर बना है। हालांकि ऐसा नहीं होता। ब्रेन ट्यूमर बनने का कारण, जैसा मैंने आपको बताया, कि ब्रेन का ही सेल जो कि एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड करने लगे, यानी ये उस सेल की ही प्रॉपर्टी बदल गई। तो ये जैसा आपने बोला पैतृक यानी अनुवांशिक, जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं, तो अनुवांशिक बीमारियों के कारण जो है ब्रेन ट्यूमर बनते हैं। अब अनुवांशिक बीमारियों से जो ब्रेन ट्यूमर बनते हैं, बेसिकली हमारे पूरे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि ट्यूमर संबंधित है। एक वो जो ट्यूमर बनने को रोकती हैं, और एक वो जो ट्यूमर बनने को बढ़ावा देती हैं। तो शरीर की संरचना ऐसी की गई है कि यदि वो स्वस्थ रहे तो जो रोकने वाले कोशिकाएं हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं और ब्रेन ट्यूमर को रोक के रखती हैं, या किसी भी ट्यूमर को। परंतु यदि ऐसी स्थिति आए, तनाव आए, या कोई दूषित जल, वायु, आहार जाए, जिससे कि जो हमारी ट्यूमर बचाने वाली कोशिकाएं हैं वह सप्रेस हो जाएं, दब जाएं, तब उस स्थिति में ट्यूमर बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक एक्सप्रेशन होगा। अनुवांशिक बीमारी जो कि बचपन से थी, अब उसने अपना भौतिक रूप लेना शुरू कर दिया। तो ब्रेन ट्यूमर आम जनता के लिए समझना ये जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर चोट लगने से या किसी व्यक्ति से नहीं आती, परंतु यदि हम एबनॉर्मल एनवायरनमेंट या प्रदूषित एनवायरनमेंट में रहेंगे, उस कारण से, जैसे पोल्यूशन है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इतने सारे केमिकल्स हैं, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो भोजन में हो, साग सब्जी में हो, उसके थ्रू जो हम सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और ट्यूमर का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सर, जैसे आपने बोला कि अनुवांशिक, तो आप बचपन से ही कंजेनाइटल डिसीज को लेके पैदा हुए, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि एज के बाद ट्यूमर दिखते हैं, तो उसका कारण क्या फिर कहीं ना कहीं ऐसा माहौल मिला उसे कि वो? बिल्कुल अनुवांशिक का मतलब ये, मैंने कहा ना, संभावना आज मुझ में भी उतनी ही है ट्यूमर बनने की जितनी किसी और में है। पर क्या वो माहौल बन रहा है या वो वातावरण बन रहा है शरीर के अंदर कि वो अनुवांशिक त्रुटि अपने आप को प्रस्तुत कर सके? आप देखेंगे कि आज से, जैसे हम अपनी प्रैक्टिस की बात करें, तो 1 दशक पूर्व या 1.5 दशक पूर्व हमारे पास ब्रेन ट्यूमर के जो पेशेंट्स आते थे, खासकर कि जो कैंसर वाले ब्रेन ट्यूमर हैं, वो यूजुअली 35 से 40 साल की उम्र के बाद वाले ही आते थे। जी। पर आज की हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं बहुत सारे युवा, और युवा क्या, बच्चे भी आ रहे हैं बड़े बड़े ट्यूमर्स को लेकर के। तो उसकी जो हम लोगों को अभी उस पर शोध चल रहे हैं, कई जगहों पे चल रहे हैं, अभी निष्कर्ष नहीं है, पर जो समझ में आता है उसका जो मुख्य कारण है कि वही जो अनुवांशिक त्रुटियां थी जो कि दबी रहती थी पहले एक लंबे समय तक, वो आज के युग में वही प्रदूषित जल, वायु एवं भोजन के
जो वातावरण बनता है उसके कारण वो अपने आप को बहुत जल्दी प्रस्तुत करने लगते हैं। इसलिए छोटे छोटे बच्चों में भी ये बीमारियां तुरंत जल्दी देखने को मिल रही हैं आजकल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये रहता तो अनुवांशिक है, लेकिन आज की जो आपाधापी का दौर है, या जैसा डॉक्टर आदित्य सर ने बताया है कि जलवायु दूषित है या हमारा रहन सहन बिल्कुल बदल गया है, ऐसे में ये बीमारी अब तेज़ी से सामने उभर के आई है और बहुत कम उम्र के भी ब्रेन ट्यूमर्स के केसेस सर डील करते हैं। सर, अगर हम लक्षणों की बात करें जी, तो ब्रेन में अगर गठान हो तो, और अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो काफ़ी 3rd 4th स्टेज हो गया है और लक्षण नहीं आते हैं जी, या फिर क्या हम उसे मिस करते हैं, तो क्या ऐसे अलार्मिंग प्रारंभिक लक्षण हैं जो अगर पेशेंट्स को आते हैं या किसी भी व्यक्ति को आते हैं तो तुरंत एक बार अवश्य डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? कई बार सर हम लोगों ने ये नोटिस किया है और देखा है कि खास करके हमारे देश में लोगों को लक्षण होते हुए भी वो उसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, अपने जीवन की आपाधापी में ही इतने फंसे हुए हैं, जिम्मेदारियों को पूरा करने में इतना फंसे हुए हैं, और ख़ास करके जो हमारे यहाँ का महिला वर्ग है वो घर चलाने में और दूसरे कार्यों में इतनी बिजी रहती हैं कि अगर सिरदर्द हो भी रहा है या कोई कमजोरी हो भी रही है, कोई लक्षण आ भी रहा है, तो उसको ध्यान नहीं देते हैं और उसको अनदेखा करते हैं। इसी कारण से मुझे लगता है कि जो आप बोल रहे हैं कि हायर ग्रेड के ट्यूमर, ज़्यादा फैले हुए ट्यूमर ज़्यादा मिलते हैं। आमतौर पे जैसे अगर कोई भी ट्यूमर है, ट्यूमर क्या है, एक गठान है, तो उसका जो सबसे कॉमन लक्षण है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, वो होगा सिरदर्द, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ा रहा है अंदर। ब्रेन की कैविटी, हमारे स्कल की कैविटी तो फिक्स्ड है, उसके अंदर कोई भी नई चीज़ आएगी तो वो प्रेशर को बढ़ाएगी, और वो जो प्रेशर है वो सिरदर्द के रूप में दिखता है। दूसरी चीज़ क्या आती है, व्यवहार में अंतर, क्योंकि जब ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है तो मरीज चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, या वो व्यक्ति का बिहेवियर बदल जाएगा, चीज़ें भूलने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आना। यदि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को डील करता है उस पे आके ट्यूमर बैठ जाए या वहाँ ग्रो करने लगे कि आँख से कम दिख रहा है, एक तरफ का हाथ पैर में कमज़ोरी महसूस हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार के लक्षण होते हैं। और जो अगला मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है मिर्गी का झटका, जिसको हम अपवात कहते हैं। कि अगर वो ऐसे हिस्से में है जो कि ब्रेन को इरिटेट कर रहा है, एक तो यह है कि फंक्शन को दबा रहा है, दूसरा यह है कि अगर वो ट्यूमर ब्रेन को इरिटेट कर रहा है तो वहाँ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट्स एकदम से निकलते हैं और मरीज को मिर्गी का झटका आ सकता है, हाथ पैर में झटके आना या एबनॉर्मल सेंसेशन होना। तो ये सारे जो हैं सबसे साधारण और कॉमन लक्षण होते हैं किसी भी व्यक्ति में यदि उसको ब्रेन ट्यूमर है तो। सर, सर दर्द की भी कुछ परिभाषित कर सकते हैं ब्रेन ट्यूमर के सर दर्द को कुछ अलग प्रकार से, क्योंकि आजकल माइग्रेन्स हो गए जी, या एसिडिक रिफ्लेक्स के सर दर्द हो गए, या फिर नींद नहीं हो रही है, लोग स्क्रीन टाइम जैसे आपने बोला बहुत लोगों का बढ़ गया है जी, क्योंकि हर व्यक्ति सीटी नहीं करा सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर से संपर्क भी नहीं कर पाता। हम उसको बोलते भी नहीं है कि हर व्यक्ति को सीटी कराना है जी। तो बेसिकली देखिए, आपको अगर सरदर्द अगर एक ब्रॉड मोटा मोटे तौर पे हम बात करें, यदि आपको लगातार सिरदर्द बना हुआ है, एक आध बार सिरदर्द होना आपको भी हुआ होगा, मुझे भी होता है कि आज सिरदर्द था, आज दिन भर सर भारी था, पर ठीक है अब उसके बाद ठीक हो गया। लेकिन यदि आपको दिनों दिन लगातार सिरदर्द बना हुआ है, हफ्ते में एक आध बार का भी हो गया, महीने में एक आध बार का भी हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको एक लगातार सिरदर्द बना हुआ है, बार बार आ रहा है, भले ही पूरे दिन भर ना हो, दिन के किसी पर्टिकुलर समय में हो रहा है, तो आपको जो है चिकित्सक सलाह लेनी चाहिए। जो हम लोगों की कार्यशैली में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ हमारे, जिसको हम पॉइंटर्स बोलते हैं, कि कब यह सिरदर्द हमारे लिए एक रेड फ्लैग है कि हमें इसको आगे करना है, कि वो मरीज बोले कि सुबह उठते से ही सिरदर्द होता है, पूरा सिर भारी रहता है, साथ में जी भी मचलाता है, उल्टी होती है सिरदर्द के साथ में, नींद की साइकिल बिगड़ गई है सिरदर्द के साथ में, और साथ में ऐसी कोई चीज़ आ जाए जैसे मैंने बोला कि कोई कमजोरी या मिर्गी का झटका। बेहतर तो ये है कि यदि आपको लंबा सिरदर्द बना हुआ है, लगातार बना हुआ है, तो आपको एक चिकित्सक सलाह लेनी चाहिए। चिकित्सक उसमें तय कर सकता है अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कि ये सिरदर्द किसी गठान या दबाव के कारण है, कि ये सिंपल माइग्रेन वाला सिरदर्द है, या ये स्ट्रेस वाला सिरदर्द जिसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं, या जिन लोगों का बीपी कंट्रोल नहीं रहता उनको भी सिरदर्द होता है। तो हर प्रकार के सिरदर्द के लक्षण अलग हैं जो कि किसी भी सामान्य चिकित्सक के द्वारा पकड़े जा सकते हैं। बिल्कुल। वैसे तो हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही एडवाइस करते हैं कि अगर शरीर में कोई भी आपको नया बदलाव दिख रहा है,
कोई नए लक्षण आ रहे हैं, कोई तकलीफ है, तो एक बार ज़रूर चिकित्सक से संपर्क करें। लेकिन सर दर्द अगर आपको हो रहा है और लगातार बना हुआ, जैसे डॉक्टर आदिश सर ने बोला, और ऐसे में उसमें आपको साथ साथ चक्कर आ रहे हैं और वॉमिटिंग सेंसेशन, यानी कि आपको मतली बनी हुई है, उल्टियाँ हो रही हैं, और कभी जीवन में आपको मिर्गी का दौरा भी आ चुका है, तो ऐसे में आपको ज़रूर एक बार चिकित्सक से संपर्क करें और मुतमईन हो जाएं, पहले देख लें कहीं ऐसा तो नहीं ये ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण हो। सर, जैसे आपने बोला मिर्गी का दौरा एक बड़ा सा कॉमन सा एक अक्सर ब्रेन ट्यूमर में देखा जाता है, तो मिर्गी के दौरे के तो बहुत सारे पेशेंट्स सिर्फ मिर्गी के पेशेंट्स होते हैं जी। तो क्या हर मिर्गी के दौरा क्या ब्रेन ट्यूमर का होता है कि इसको किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? हर मिर्गी का दौरा ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। मिर्गी के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण ब्रेन ट्यूमर है। और जैसा मैंने कहा ना कि यह काम मरीजों के जो चिकित्सक होते हैं उनका होता है, और ये कोई भी चिकित्सक जो भी मतलब क्वालिफाइड चिकित्सक है वो देख के पहचान सकता है कि यह मिर्गी ट्यूमर के कारण है कि नहीं है। वैसे भी यदि किसी को मिर्गी है तो उसका सीटी स्कैन या एमआरआई आज के युग में होता ही है, और सीटी स्कैन एमआरआई में ब्रेन ट्यूमर दिख जाते हैं। ऐसा होता नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर छूट जाए। जी जी, तो बहुत एक आम सी इन्वेस्टिगेशन है सीटी एमआरआई तकरीबन आज की डेट। सर, अगर हम निदान पर आएँ जी, हाँ, तो ब्रेन ट्यूमर को लेकर जो हमारा व्यक्ति आज हमारे जो कार्यक्रम देख रहे हैं जो भी व्यूअर्स, एक डर है अनडाउटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते से हमें लगता है कि अब बहुत लंबी आयु नहीं है जी। तो क्या, अगर आपने बोला 1-1.5 दशक में क्या बदलाव आया है, अब पेशेंट को आप किस प्रकार से कन्विंस करते हैं, ट्रीटमेंट में क्या बदलाव देख रहे हैं? जी देखिए, कुछ चीज़ें जो कि फिर से मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि हमारे पास अक्सर आज के युग में भी, और हम भोपाल शहर में बैठे हैं, हमारे पास भोपाल शहर के ही ऐसे मरीज आते हैं जिनको कि सिर दर्द हुआ या मिर्गी आई, लक्षण मिला। लक्षण मिलने के बाद में उन्होंने पता किया, जांच करवाई और ये पता चल गया कि ब्रेन ट्यूमर है, पर अब वो तय कर लेते हैं कि हमें इसका इलाज नहीं कराना। अच्छा, है ना। डर के कारण भय रहता है कि भाई शायद जीवन पूरी ही तरह ख़त्म हो जाएगा ऑपरेशन के बाद, अभी कुछ दिन तो ऐसे ही चल जाए। सही। या कई बार वो गलत जगह निकल जाते हैं, झाड़ फूंक वगैरह में। तो मेरा उन सभी दर्शकों से अनुरोध है कि यदि आपको ऐसा कोई भी, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर कोई ऐसी आपकी डायग्नोसिस बनती है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, तो एक क्वालिफाइड चिकित्सक से उसका इलाज जरूर लें। आज मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत छोटे छोटे ट्यूमर भी पकड़ में आ जाते हैं, और सर्जिकल टेक्नोलॉजी आज से हम 1.5 दशक 2 दशक पहले की बात करें तो काफ़ी एडवांस्ड हो गई है और बहुत सेफ हो गई है। आज भी लोगों में एक है कि ब्रेन एक बार खुला तो मतलब जीवन गया। जैसे स्पाइन के लिए बोलते हैं कि एक बार अगर स्पाइन की सर्जरी हुई तो फिर वो मरीज कभी पलंग से उठेगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। मैं सभी को, अपने मरीजों को यही समझाता हूँ कि भाई देखिए, एलोपैथिक चिकित्सा या जो हम लोग चिकित्सा करते हैं, शल्य चिकित्सा करते हैं, ये पूरी तरह एक साइंटिफिक प्रोसेस पे चलती है। अगर वो चीज़ वाकई ऐसी है कि नुकसान करने वाली होगी तो वो सिस्टम में रहेगी नहीं, वो ख़त्म हो जाएगी वो पद्धति। वो पद्धति आज इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उससे मरीजों को फ़ायदा होता है। तो मरीजों को भी विश्वास रखना होगा कि ये सब चीज़ें उनकी भलाई के लिए हैं और वो इलाज लेना पड़ेगा जी। तो सर्जिकल ऑप्शन है, सर्जरी के बाद में आपके पास में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी है, और अब एक और टेक्नोलॉजी है जो कि अभी तक सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में उपलब्ध थी, और हमारे जो एम्स भोपाल के डायरेक्टर हैं उनके एफर्ट्स के कारण अब एम्स भोपाल में मतलब देश का सरकारी आई थिंक 5वीं मशीन आ रही है, मध्य भारत में कहीं नहीं है, जो कि गामा नाइफ, अच्छा, जिसको गामा नाइफ कहते हैं, वो सेटअप एक बार आ जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि काफ़ी मरीजों को लाभ होगा। जो छोटे ट्यूमर होते हैं, 3 सेंटीमीटर से छोटे ट्यूमर होते हैं साइज़ में, उनमें से हर ट्यूमर तो नहीं लेकिन कई ट्यूमर्स जो हैं वो बिना ओपन सर्जरी के गामा किरणों के द्वारा ही उनका इलाज संभव होगा। जी, बहुत ख़ास बात है कि शल्य चिकित्सा में 1 दशक की हम बात कर लें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। बहुत आसान और सुलभ और सहज तरीके से शल्य चिकित्सा परफॉर्म होती है और टू द पॉइंट टारगेट होता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं, और ऐसे में ब्रेन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अब अवेलेबल है। तो बिना डरे आप उस ट्रीटमेंट के लिए अवश्य जाएं। एम्स भोपाल में भी बहुत बदलाव है, और सिर्फ भोपाल के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के भी लोग
एम्स भोपाल आते हैं और इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, आप तो लगातार एम्स भोपाल से जुड़े हुए हैं जी। और बहुत सारे केसेस आप दिन प्रतिदिन देखते हैं, हज़ारों केसेस आपने देखे हैं ब्रेन ट्यूमर के। किस प्रकार का ट्यूमर ज़्यादा आपको लगता है कि ये परेशान कर रहा है, और इस पे कोई मैसेज आप देना चाहें कि ये ट्यूमर है और इसके लिए आप ये समय इम्पॉर्टेंट है, इसका निदान भी आसानी से होता है? किस तरह के केसेस आपका ज़्यादा आते हैं? ये खासकर कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स में ये देखा गया है अक्सर कि जब मरीज को पता चलता है कि उसको बिनाइन है ट्यूमर ब्रेन का, तो वो कतराता है सर्जरी कराने से। जी। एक बार डॉक्टर ये बता देता है कि ये कैंसर है तो मरीज तो खुद बोलता है जल्दी करें। हाँ, लेकिन बिनाइन ट्यूमर में अक्सर हमने देखा है कि मरीज कतराते हैं सर्जरी करने के लिए। हाँ। जबकि बिनाइन ट्यूमर्स में जितना छोटा ट्यूमर होगा ना, उसका रिजल्ट उतना अच्छा निकलेगा। जो मैंने नॉन कैंसर की बात कर रहा हूँ, एक बार ट्यूमर पूरा निकल गया तो मरीज जीवन भर के लिए जो है उसको क्योर हो गया, उसको आगे दिक्कत नहीं है। परंतु यदि वो उस ट्यूमर को बड़ा होने देता है और वो ट्यूमर बड़ा होकर के ब्रेन की नसों को परमानेंट डैमेज कर देता है, तब दिक्कत आती है कि मरीज इस उम्मीद में आता है डॉक्टर के पास, वो उसको पता था उसको ट्यूमर, बोले जब लक्षण ज़्यादा बढ़ेंगे तब कराएंगे, और जब ज़्यादा बढ़ गए तब कराने पे उसको उम्मीद रहती है कि वो लक्षण वापस सुधर जाएंगे, पर वो सुधरते नहीं है। तो मरीजों से यही हम लोग का एक मैसेज रहता है कि भाई आपको अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उसको निगलेक्ट मत करिए, उसको करवा लीजिए ऑपरेशन। बिल्कुल, बेनाइन ट्यूमर यानी कि जिसमें कीटाणु कैंसर्स के नहीं है, वो उतना जानलेवा नहीं कहलाता। डॉक्टर भी बोलते हैं ये बेनाइन ट्यूमर है, घबराइए मत। तो ऐसे में हम लोग बहुत आसानी से और इग्नोर करने लगते हैं, चीज़ों को बहुत आसानी से लेते हैं और ऐसे में पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते। उस समय शल्य चिकित्सा का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं उसमें। तो अगर आपको बेनाइन ट्यूमर है और शुरुआती ट्यूमर है, 2-3 सेंटीमीटर ही उसका भी साइज़ है, तो आप शल्य चिकित्सा पे जाएं। और न्यूरो सर्जन ने जो आपको बोला है कि इसको इस तरीके से आप इसको सर्जरी कराएं, तो उसके लिए अवश्य आप आगे बढ़ें। सर, जैसे कि सर्जरी आप करते हैं, सर्जरी होने के बाद अगर हम एक जनरल ट्यूमर की बात करें, बेनाइन की ही बात कर लेते हैं, तो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ कब तक वो एक अपना दैनिक दिनचर्या में आ सकता है? एक क्वालिटी ऑफ लाइफ कब से वो शुरू कर सकता है? क्या जिस प्रकार से हम लेप्रोस्कोपिक रोबोटिक आजकल वर्ल्ड हो गया है, रोबोटिक हम सर्जरी देख रहे हैं जी, तो कितना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जी सकता है? प्रोग्नोसिस में क्या अंतर आता है? अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण, मतलब जिसको हम बोलें कि जिसके बेसिस पे तय होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, वो होता है कि ऑपरेशन के पहले ही ट्यूमर ब्रेन को कितना, या ब्रेन के किस हिस्से को या किस नस को कितना डैमेज कर चुका है। यदि मरीज की नसों को परमानेंट डैमेज नहीं है और सिर्फ दबाव के कारण ही लक्षण थे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में मतलब नॉर्मल आ जाती है। मरीज बिनाइन ट्यूमर्स में अपना जीवन नॉर्मल व्यतीत कर सकता है। यदि बिनाइन ट्यूमर ने ऑलरेडी इतना डैमेज कर दिया है कि पेशेंट डिसफंक्शनल हो गया, मतलब वो अपनी दैनिक दिनचर्या नहीं कर पा रहा है, उस स्थिति में ट्यूमर निकालने के बाद यदि वह परमानेंट डैमेज था, वो हमेशा निकालने के बाद ही पता चलता है, तो उस स्थिति में मरीज ऑब्वियसली अपनी मतलब बीमारी होने के पहले वाले जीवन पे कई बार नहीं लौट पाता, पर मेजॉरिटी पेशेंट्स लौट आते हैं। एक प्रॉपर सही समय पे सर्जरी हो और नुकसान कम हो। जी बिल्कुल, समय गोल्डन टाइम फिर वापस फिर यहीं पे बात आ रही है कि सही समय पे सही चिकित्सक की सलाह पे अगर आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के लिए नहीं भागते हैं, अक्सर माहौल यही हो गया कि हम लोग ओपिनियंस के चक्कर में बीमारी को बढ़ा लेते हैं और फिर शल्य चिकित्सा के बाद भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं और फिर हमें हर तरह से नुकसान होता है, शल्य चिकित्सा भी हो जाती है और फ़ायदा भी कम मिलता है। तो समय, टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सर, स्कैन्स वगैरह, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन्स, एक इन्वेस्टिगेशन की तकनीक तो है, इसके अलावा भी कोई ऐसे ब्लड के थ्रू जांचें होती है जिसके थ्रू, क्योंकि हम लोग अक्सर आजकल एक हेल्थी चेकअप्स जो होते हैं कि आप हेल्थ चेकअप्स जो होते हैं, एक तरह से माहौल बना हुआ है, हर दूसरे घर में आप देखना हर व्यक्ति हेल्थ चेकअप करा रहा है, साल में 4-4 बार करा रहा है जी। तो क्या इस तरह से कोई ब्लड की जांच के थ्रू भी हम कुछ संकेत मिल जाएं कि नहीं ये किसी प्रकार का ट्यूमर हमारे बॉडी में डेवलप हो रहा है और ब्रेन ट्यूमर हो रहा है? इस तरह ब्रेन ट्यूमर के लिए अभी फिलहाल ऐसी कोई टेस्ट उपलब्ध नहीं है, परंतु इन पे कार्य चल रहा है। हमारे संस्थान में भी इस पे 2 शोध अभी चल रहे हैं जो कि ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ब्लड टेस्ट के थ्रू
ब्रेन ट्यूमर के बिहेवियर को समझा जा सकता है। हालांकि वो बिहेवियर को समझ रहा है, लेकिन अच्छा। स्क्रीनिंग अगर आप बोलें कि आपने जैसे ब्लड टेस्ट किया और ये पता कर लिया कि ब्लड शुगर डायबिटीज़ का क्या चल रहा है, उस प्रकार से अभी ब्रेन ट्यूमर्स के लिए ऐसी कोई टेस्ट उपलब्ध नहीं है। जी सर, बच्चों की आपने बात की थी शुरुआत में कि अब छोटे बच्चे भी ब्रेन ट्यूमर्स लेके आ रहे हैं जी। तो उसमें किस प्रकार से आप लोग डील करते हैं? कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए कन्विंस करना कि छोटा बच्चा उसकी सर्जरी होनी है, और कितना आपके लिए कठिन हो जाता है सर? अब इसमें बच्चों की बात करें तो दो प्रकार की चीज़ें हैं दोनों। एक तो अच्छी बात ये रहती है, इलाज के लिए माँ बाप जैसे अपने औलाद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, तो इलाज के लिए व्यक्ति स्वयं के इलाज में कतरा जाएगा, पीछे हट जाएगा, लेकिन अगर अपने बच्चे के इलाज के लिए होता है तो वो एकदम आगे रहते हैं कि हमें करवाना है, उसमें वो पीछे नहीं हटते। तो बच्चों के इलाज में हमें ये तो आसानी रहती है कि कन्विंस नहीं करना पड़ता, वो समझते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट है और ये होना है। परंतु बच्चों के ट्यूमर्स के इलाज में, खास करके सर्जिकल और कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी इलाज में जो सबसे बड़ा हमें चैलेंज मिलता है कि बच्चे का ब्रेन जो है बहुत नाजुक होता है, वो ग्रोइंग ब्रेन रहता है। जितनी मार्जिन हमको काम करने की एक एडल्ट ब्रेन में मिलती है माइक्रो सर्जरी की, उतनी हमको मार्जिन बच्चों के ब्रेन ट्यूमर्स में नहीं मिलती है। इट इज़ मतलब काफ़ी जिसको बोलें जटिल होता है वो प्रक्रिया। उसके बाद आती है कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी। तो आमतौर पे रेडियोथेरेपी जो है बच्चे झेल नहीं पाते। उसका कारण होता है कि उनकी डेवलपिंग ब्रेन होता है, तो लॉन्ग टर्म में मेमोरी, साइकोलॉजी, जिसको बोले थोड़ी बहुत मानसिक विक्षिप्तता आने का भी डर रहता है। इसलिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में रेडियोथेरेपी बच्चों के केसेस में कम रखी जाती है और कीमोथेरेपी ज़्यादा रखी जाती है। हालांकि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, IGRT, IMRT, गामा नाइफ, ये सब मशीनें जो आ रही हैं, तो ये जिसको हम बोलते हैं कोलैटरल डैमेज, उसको बहुत कम कर दिया है उन मशीनों ने, और हम सटीक टू द टारगेट इलाज कर पाने में काफ़ी हद तक कामयाब होते जा रहे हैं। बिल्कुल। बच्चों के ब्रेन ट्यूमर में भी अब जटिलता तो है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि ग्रोइंग ब्रेन है, लेकिन गामा नाइफ जैसी टेक्निक्स और मशीन्स के थ्रू अब ये चीज़ें उपलब्ध हैं। और आप सबके लिए एक अच्छी बात है कि अब भोपाल एम्स में भी वो मशीन आने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर चिकित्सक से संपर्क करें। और बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर में अब अच्छे रिजल्ट्स ओरिएंटेड काम हो रहा है। सर, अक्सर ऐसा होता है कि एक डॉक्टर भी और पेशेंट भी इस अवस्था में फंसता है कि जहाँ पे वो ऑपरेशन नहीं करा सकता, चाहे वो गर्भवती महिलाओं की हम बात कर लें, ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस्ड हुआ लेकिन ऑपरेशन नहीं करा सकते, एक एज फैक्टर होता है, बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा कार्डियक चेंजेस हैं, रिस्क नहीं ले सकते, एनेस्थीसिया नहीं दे सकते जी। तो ऐसे में क्या कुछ कंजर्वेटिव तरीका, कोई गोली दवाई है जिसके ज़रिए हम एटलीस्ट उसकी ग्रोथ रोक पाएँ? साइंटिफिकली 100% प्रूवन तो नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अभी जिन पे स्टडी चल रही है, जिसको हम इम्यूनोथेरेपी भी कहते हैं, जिनके इंजेक्शंस लगा करके ट्यूमर्स को रोका जा सकता है। कुछ केसेस में ये भी कोशिश की जा रही है कि ट्यूमर को घटाया जा सके, परंतु अभी वो ओपन मार्केट में इस तरीके से ये पद्धतियाँ फ़िलहाल उपलब्ध नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये 2020 से 30 के दशक में ये चीज़ें आ जानी चाहिए कॉमन यूज़ में, जिसको हम बोलते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हों ये दवाइयाँ, रादर दैन कि किसी जो शोध कार्य है, रिसर्च प्रोटोकॉल में रजिस्टर करा के पेशेंट को ये काम करें। तो उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द ही मुझे उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक रिजल्ट्स आएंगे इसके। बिल्कुल। सर, सकारात्मक रिजल्ट की बात की तो एक मुझे एक मजबूर पिक्चर का अमिताभ बच्चन का वो एक सीन याद आ रहा है, जिसमें उन्हें ब्रेन ट्यूमर होता है और फिर बाद में उनका ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। ये बहुत सालों पहले की बात है। खैर, अब तो बहुत सारे बदलाव आ गए हैं और चिकित्सा पद्धति में भी अंतर है, शल्य चिकित्सा में भी अंतर आया है। तो कितना रिजल्ट है, मतलब अगर हम भारत के परिवेश की बात करें तो कितना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं? संक्षिप्त में अगर आप बताएं, डेटा अगर थोड़ा सा दे पाएँ, कितना बदलाव आपने देखा? एग्जैक्ट डेटा तो नहीं दे पाऊंगा, परंतु जितने पिछले एक दशक, 1.5 दशक में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि अब भारत में भी जिस प्रकार से हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जा रहा है, इतने सारे सरकारी अस्पताल खुल रहे हैं, हर प्रदेश को एक एम्स दिया गया है और उन एम्स को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। और खासकर की जो अब आयुष्मान भारत योजना आई है, उसके बाद से मरीजों के लिए इलाज ले पाना काफ़ी संभव हुआ है।
अब हमारे पास में अर्ली स्टेज के ट्यूमर्स भी आना शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं था कि मेरे हिसाब से आज से 10 साल पहले की बात करें तो हमारे पास जो ट्यूमर आते थे 4 या 5 सेंटीमीटर से कम के होते ही नहीं थे जी, क्योंकि मरीज पहुंचते ही तब था। अब लेकिन बहुत जल्दी अर्ली डायग्नोसिस होने। यस, पहले क्या होता था कि मरीज चिकित्सक तक ही नहीं पहुंच पाते थे। अब जैसे जैसे चिकित्सकों की संख्या बढ़ रही है जी, चिकित्सा सुविधाओं की जांचों की संख्या बढ़ रही है, अब मरीज अर्ली डायग्नोस होके आ रहे हैं और अच्छा अर्ली आएंगे तो बेटर रिजल्ट तो मिल रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर आदेश श्रीवास्तव सर, आप यहाँ इतने अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।